कहानी की शुरुआत प्राइड लैंड से होती है, जहां राजा सिम्बा सभी जानवरों को एक जगह बुलाता है। वह खुश होकर बताता है कि बहुत जल्द उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। पूरी घाटी खुशी से गूंज उठती है, क्योंकि नाला अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उधर नाला सुरक्षित जगह की तलाश में जंगल के दूर हिस्से में चली जाती है। सिम्बा भी उसे ढूंढने निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी कियारा की होती है। इसलिए वह अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों टीमोन और पुम्बा को बुलाता है। सिम्बा मुस्कुराकर कहता है, मैं वापस आने तक कियारा का ध्यान रखना, और हाँ, उसे अपनी अजीबोगरीब कहानियां मत सुनाना। सिम्बा के जाते ही तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। कियारा थोड़ा डर जाती है, लेकिन टीमोन और पुम्बा हमेशा की तरह अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाने लगते हैं। तभी वहां जंगल के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग रफीकी पहुंचते हैं। कियारा दौड़कर उनसे लिपट जाती है और उदास होकर कहती है, माँ और बाबा मुझे छोड़कर चले गए। रफीकी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। नहीं, वे तुम्हें छोड़कर नहीं गए। जब तक वे लौटते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी मुफासा की असली कहानी सुनाता हूँ। ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहीं से कहानी कई साल पीछे चली जाती है। उस समय मुफासा सिर्फ एक छोटा सा शेर का बच्चा था। उसका इलाका भयानक सूखे की चपेट में था। न पानी बचा था, न शिकार। हर दिन जीवित रहना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन छोटा मुफासा अपनी माँ आफिया से आसमान में चमकती रोशनी के बारे में पूछता है। आफिया प्यार से कहती है, उस रोशनी के पार एक जगह है, मिले ले। वहां हरियाली है, पानी है और नई जिंदगी है। एक दिन हम वहां जरूर जाएंगे। मुफासा उस सपने को अपनी आंखों में बसा लेता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक काले बादल छा जाते हैं। पहले हल्की बारिश होती है और फिर देखते ही देखते एक भयानक बाढ़ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। मुफासा के पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी तरह वे उसे बहते पानी से निकालकर किनारे की तरफ फेंक देते हैं। मुफासा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है, लेकिन उनके बीच गहरी खाई आ जाती है। उसकी माँ बार बार चिल्लाती है, छलांग लगाओ, तुम कर सकते हो। लेकिन छोटा मुफासा डर जाता है। उसी समय एक घबराया हुआ हाथी उससे टकरा जाता है और मुफासा सीधे उफनती नदी में गिर जाता है। तेज बहाव उसे अपने परिवार से बहुत दूर ले जाता है। जब मुफासा की आंख खुलती है तो वह एक बिल्कुल अनजान जगह पर होता है। वह अकेला था, भूखा था, और उसे यह भी नहीं पता था कि उसका परिवार जिंदा है या नहीं। तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे शेर के बच्चे से होती है, जिसका नाम टाका था। टाका उसे चेतावनी देता है कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। इसी बीच दो मगरमच्छ अचानक मुफासा पर हमला कर देते हैं। मुफासा पूरी ताकत से भागता है और टाका भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी टाका की माँ समय रहते पहुंच जाती है और दोनों बच्चों की जान बचा लेती है। वह टाका को डांटती है, लेकिन जब उसे मुफासा की हालत का पता चलता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह मुफासा को अपने साथ घर ले जाने का फैसला करती है। घर पहुंचते ही टाका के पिता ओबासी नाराज हो जाते हैं। वह साफ कह देते हैं, हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, रिश्ते सिर्फ खून से बनते हैं। लेकिन मुफासा बिना डरे जवाब देता है, अगर मैं भागा तो आप मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर ओबासी एक चुनौती रखता है। मुफासा और टाका के बीच दौड़ होगी। अगर टाका जीता तो मुफासा को हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे इस परिवार में रहने की अनुमति मिल जाएगी। दौड़ शुरू होती है। कमजोर होने के बावजूद मुफासा पूरी ताकत लगा देता है। आखिरी समय पर टाका आगे निकल सकता था, लेकिन वह जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर देता है, क्योंकि उसके लिए जीत से ज्यादा जरूरी था अपने नए दोस्त को खोने से बचाना। मुफासा दौड़ जीत जाता है। ओबासी खुश नहीं होता, लेकिन अपनी बात से पीछे भी नहीं हट सकता। वह मुफासा को रहने की इजाजत तो दे देता है, मगर कहता है कि वह सिर्फ शेरनियों के साथ रहेगा। उधर टाका की माँ मुस्कुराती है। उसे समझ आ चुका था कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, भाई जैसा रिश्ता बनने वाला है। समय तेजी से बीतता है और दोनों शावक जवान हो जाते हैं। दोनों हर वक्त साथ रहते, साथ खेलते और पूरे जंगल में शरारतें करते फिरते थे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि दोनों सगे भाई हैं। एक दिन दोनों मजाक करने के लिए पूरे झुंड में अफवाह फैला देते हैं कि हाथियों का झुंड उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही सारे शेर घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जब सबको पता चलता है कि यह सिर्फ मजाक था तो सरदार ओबासी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह सबके सामने मुफासा का अपमान करते हुए कहता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम कभी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। ये शब्द मुफासा के दिल पर गहरी चोट छोड़ देते हैं। उधर ओबासी अपने बेटे टाका से कहता है कि एक दिन वही इस पूरे राज्य का राजा बनेगा। लेकिन टाका के मन में राजा बनने से ज्यादा अपने भाई मुफासा जैसा बहादुर बनने की चाह थी। इसी दौरान ईशा माँ मुफासा को शिकार करना सिखाने ले जाती हैं। वह उसे समझाती हैं कि एक सच्चा शिकारी अपनी आंखों से नहीं, बल्कि हवा की दिशा और उसकी खुशबू से खतरे का अंदाजा लगाता है। मुफासा पूरी लगन से हर बात सीखता है। उधर टाका भी छिपकर यह सब देख रहा था। वह भी शिकार सीखना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी थी। उसी समय अचानक ईशा माँ को महसूस होता है कि आसपास कोई और भी मौजूद है। अगले ही पल झाड़ियों में से दो विशाल सफेद शेर बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। वे बिना किसी चेतावनी के ईशा माँ पर हमला कर देते हैं। टाका यह दृश्य देखकर डर जाता है और पीछे हटने लगता है,
लेकिन मुफासा एक पल भी नहीं सोचता। वह अकेला ही दोनों खतरनाक शेरों से भिड़ जाता है। लड़ाई बेहद भयंकर होती है। एक सफेद शेर ईशा माए को दबोच लेता है। मुफासा पूरी ताकत से छलांग लगाकर उस पर हमला करता है और इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि वह शेर पेड़ से टकराकर वहीं मर जाता है। अपने साथी की मौत देखकर दूसरा सफेद शेर डर जाता है और जान बचाकर भाग निकलता है। मुफासा और ईशा माए घायल हालत में वापस घर लौटते हैं। सारी बात सुनकर ओबासी भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। ईशा माए सबके सामने कहती हैं, अगर आज मुफासा वहां न होता तो मैं जिंदा वापस नहीं आती। दूसरी तरफ टाका शर्म से सिर झुका लेता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह डर के कारण अपनी माए की मदद तक नहीं कर पाया। मुफासा सभी को चेतावनी देता है कि हमला यहीं खत्म नहीं हुआ, वे दोबारा जरूर आएंगे। हवा यही कह रही है, लेकिन ओबासी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सच्चाई जानने के लिए वह अपना एक जासूस सफेद शेरों के इलाके में भेज देता है। उधर सफेद शेरों का सरदार किरॉक्स अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर पागल हो जाता है। गुस्से में वह उस शेर को भी मरवा देता है जो लड़ाई से भागकर वापस आया था। फिर वह कसम खाता है कि मुफासा को अपने हाथों से मारे बिना चैन नहीं लेगा। इधर ओबासी का जासूस यह सब अपनी आंखों से देख लेता है और तुरंत लौटकर खबर देता है, वे हजारों की ताकत लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और उनका सरदार अकेला ही कई शेरों के बराबर है। अब ओबासी समझ जाता है कि यह लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। वह अपने बेटे टाका को आदेश देता है, यहां से निकल जाओ, अपने वंश को बचाओ। फिर वह मुफासा की तरफ देखता है और पहली बार उसे भी अपने बेटे जैसा मानते हुए कहता है, तुम भी टाका के साथ चले जाओ, यही तुम दोनों के लिए सही होगा। लेकिन मुफासा जाने से इनकार कर देता है। वह ईशा माए को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तब ईशा माए उसके पास आती हैं और आसमान में चमकती रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, उस रोशनी के पार मिलेले हैं, वही तुम्हारी मंजिल है। शायद तुम्हारा असली परिवार आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मुफासा की आंखें भर आती हैं। आखिरकार भारी मन से वह टाका के साथ वहां से निकलने का फैसला करता है। दोनों पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देखते हैं और फिर अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके जाते ही किरॉक्स अपनी पूरी सेना के साथ हमला कर देगा। कुछ ही देर बाद पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल जाता है। ओबासी और उसके साथी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, लेकिन किरॉक्स की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाते। एक एक करके सभी मारे जाते हैं। अब किरॉक्स का अगला निशाना सिर्फ एक था, मुफासा। वह अपनी पूरी सेना के साथ उसके पीछे निकल पड़ता है। मुफासा और टाका लगातार कई दिनों तक भागते रहते हैं। किरॉक्स और उसकी सेना उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। आखिरकार दोनों के सामने एक गहरी खाई आ जाती है। पीछे मौत खड़ी थी और आगे कोई रास्ता नहीं। उसी पल टाका हिम्मत जुटाकर मुफासा को पकड़ता है और दोनों खाई में छलांग लगा देते हैं। नीचे बहती तेज नदी उन्हें अपने साथ बहाकर बहुत दूर ले जाती है। इस तरह वे कुछ समय के लिए किरॉक्स के चंगुल से बच निकलते हैं। रात होने पर दोनों आराम करते हैं। टाका अपनी बहादुरी की बातें करता है और मजाक में कहता है कि आज उसने ही दोनों की जान बचाई। मुफासा मुस्कुराता है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद सामने एक शेरनी आती है जिसका नाम सराबी था। उसके साथ एक चतुर पक्षी जाजू भी था। सराबी बताती है कि वह काफी देर से इन दोनों पर नजर रख रही थी। शुरुआत में दोनों उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वह उनके साथ सफर में शामिल हो जाती है। अब तीनों को खाने की जरूरत थी। वे शिकार की तलाश में निकलते हैं। इसी दौरान कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है। एक पेड़ पर बंदरों का झुंड रहता था। वहीं एक युवा बंदर रफीकी भी था। रफीकी को अजीब सपने आते थे जिनमें वह आने वाले खतरों की झलक देख लेता था। जब उसने अपने झुंड को चेतावनी दी तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा सभी ने उसे मनहूस समझकर झुंड से निकाल दिया। अब रफीकी अकेला भटक रहा था। उधर मुफासा और उसके साथी उसे शिकार समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रफीकी बिल्कुल नहीं डरता। वह मुस्कुराकर कहता है, अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम कभी मिलेले नहीं पहुंच पाओगे। मिलेले का नाम सुनते ही मुफासा चौंक जाता है। वह तुरंत पूछता है, तुम्हें मिलेले के बारे में कैसे पता? रफीकी जवाब देता है, मैं वहां कई बार गया हूं, अपने सपनों में। भले ही किसी को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता, लेकिन मुफासा समझ जाता है कि यह बंदर शायद उनकी मंजिल तक पहुंचने की चाबी है। चारों साथ मिलकर सफर जारी रखते हैं। रास्ते में उनके सामने काली घाटियां आती हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और खतरनाक रास्ते थे। मुफासा को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। वह हवा की दिशा महसूस करता है और सही रास्ता चुन लेता है। यहीं से उनकी दोस्ती और भी मजबूत होने लगती है। सफर के दौरान टाका का दिल सराबी पर आ जाता है। वह मुफासा से कहता है, भाई, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। मुफासा हंसते हुए उसे सलाह देता है कि सराबी से उसके घर और वहां के फूलों के बारे में बात करे। टाका वैसा ही करता है। सराबी उसकी बातों से प्रभावित तो होती है, लेकिन उसके दिल में किसी और के लिए जगह बनने लगी थी। कुछ समय बाद उनके सामने हाथियों का विशाल झुंड रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। उसी समय पीछे से किरॉक्स अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है। अब आगे हाथी और पीछे दुश्मन। चारों पूरी तरह फंस चुके थे। तभी सराबी एक शानदार तरकीब सोचती है।
वह पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा देती है। हजारों मधुमक्खियां हाथियों पर टूट पड़ती हैं। पूरा झुंड बेकाबू होकर भागने लगता है। इस भगदड़ में किरॉक्स की सेना भी बिखर जाती है, लेकिन सराबी खुद एक हाथी की टक्कर से घायल होकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर मुफासा बिना अपनी जान की परवाह किए उसके पास दौड़ता है। वह सराबी को सुरक्षित जगह खींच ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ टाका डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। जब सराबी को होश आता है तो वह पूछती है, मेरी जान किसने बचाई? मुफासा चाहता था कि टाका की इज्जत बनी रहे, इसलिए वह झूठ बोल देता है, तुम्हें टाका ने बचाया था। ये सुनकर टाका भी हैरान रह जाता है, लेकिन सराबी उसके प्रति और नरम हो जाती है। सफर आगे बढ़ता है। एक दिन सराबी को सच का पता चल जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी जान बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था। वह मुफासा से कहती है, तुम हमेशा दूसरों के लिए खुद को पीछे क्यों रख देते हो? मुफासा शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि टाका मेरा भाई है, मैं उससे कुछ नहीं छीन सकता। लेकिन दिल की बातें छिप नहीं पाती। धीरे धीरे मुफासा और सराबी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दूर खड़ा टाका ये सब देख लेता है। उसका दिल टूट जाता है। उसे अपने पिता की कही बातें याद आने लगती हैं। एक दिन बाहरी लोग तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। यहीं से उसके दिल में पहली बार अपने भाई के लिए प्यार नहीं, नफरत जन्म लेती है। टाका अकेले जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात किरॉक्स से हो जाती है। पहले तो किरॉक्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाका उसके सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मुफासा तक पहुंचा दूंगा। किरॉक्स कुछ पल सोचता है और मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेता है। उधर मुफासा और उसके साथी अपने सफर का आखिरी पड़ाव पार करके आखिरकार मिलेले पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। चारों तरफ हरियाली, झरने, फूल और अनगिनत जानवर। मुफासा को ऐसा महसूस होता है जैसे वह पहली बार सचमुच अपने घर पहुंचा हो। इसी बीच रफीकी को वही विशाल पेड़ दिखाई देता है जिसे वह बचपन से अपने सपनों में देखता आया था। वह भावुक होकर कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि इस पेड़ के पास मेरा खोया हुआ भाई मिलेगा, लेकिन अब समझ आया कि मेरा असली भाई कोई और नहीं, तुम हो, मुफासा। मुफासा मुस्कुराता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। टाका रास्ते भर जानबूझकर अपने पैरों के निशान छोड़ता आया था। उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए किरॉक्स अपनी पूरी सेना के साथ मिलेले पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में चारों तरफ दहाड़ें गूंजने लगती हैं। किरॉक्स हंसते हुए कहता है, तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि तुम्हारा अपना भाई ही हमें यहाँ तक लेकर आया है। ये सुनते ही मुफासा की नजर टाका पर जाती है। टाका गुस्से में चिल्लाता है, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा सम्मान और सराबी भी। मुफासा समझाने की कोशिश करता है कि उसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरॉक्स हमला कर देता है। मुफासा पूरी ताकत से लड़ता है। लड़ाई के दौरान वह चालाकी से किरॉक्स को गहरी खाई की तरफ ले जाता है। आखिरी पल में वह खुद हट जाता है और किरॉक्स नीचे गिर जाता है। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। किरॉक्स की पूरी सेना अभी भी लड़ रही थी। तब मुफासा एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर जोरदार दहाड़ लगाता है। उसकी आवाज पूरे मिलेले में गूंज उठती है। वह सभी जानवरों से कहता है, आज अगर तुम चुप रहे तो कल यह लोग तुम्हारे बच्चों का शिकार करेंगे। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। मुफासा की बात सुनकर हाथी, जिराफ, जेब्रा, भैंसे, बंदर और दूसरे जानवर भी एकजुट हो जाते हैं। पहली बार पूरे जंगल के जानवर एक साथ मिलकर शेरों की सेना का सामना करते हैं। हर तरफ भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान मुफासा एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ऊपर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह मदद के लिए टाका को पुकारता है। टाका गड्ढे के किनारे खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने भाई को मरने दे या फिर उसे बचा ले। उसी पल उसे अपना बचपन याद आता है। वही मुफासा जो हर बार उसे अपना भाई कहता था, जो हमेशा उसकी इज्जत बचाता था, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब दोनों मिलकर किरॉक्स का सामना करते हैं। आखिरी संघर्ष में किरॉक्स हमेशा के लिए हार जाता है और उसकी सेना भी भाग खड़ी होती है। युद्ध खत्म हो जाता है। पूरा मिलेले मुफासा की बहादुरी का गवाह बन चुका था। सभी जानवर उसे अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। टाका अपने किए पर शर्मिंदा होता है। वह मुफासा से माफी मांगता है। मुफासा उसे माफ तो कर देता है, लेकिन टाका समझ जाता है कि उसके फैसले ने हमेशा के लिए दोनों भाइयों के रिश्ते को बदल दिया है। यही टाका आगे चलकर स्कार के नाम से जाना जाता है, और यही वह शुरुआत थी जिसने आगे चलकर द लायन किंग की पूरी कहानी को जन्म दिया। इधर वर्तमान में रफीकी अपनी कहानी पूरी करता है। उसी समय सिम्बा और नाला अपने नवजात शावक के साथ वापस लौट आते हैं। पूरा प्राइड लैंड्स खुशी से झूम उठता है। रफीकी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता था कि मुफासा की विरासत अब आने वाली पीढ़ियों में भी हमेशा जिंदा रहेगी। यही थी मुफासा द लायन किंग की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस फिल्म का आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। धन्यवाद।